हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नीट जेआरएफ। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिसंबर 2023 का जो नेट एग्जाम है वो आपके 12 दिसंबर को हुआ और उसके बाद आपके आंसर की आई पेपर आया। और आई होप आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा और अब रिजल्ट भी आपका जल्द ही आने वाला है। ठीक है, तो इस संबंध में कि पेपर कैसा आया, किस तरह का पेपर था, ये सभी बच्चों के मन में डाउट था। तो नो डाउट पेपर वैसा नहीं आया जैसा हर बार आता है। बहुत ज्यादा चेंज था, पैटर्न चेंज था, क्वेश्चन पूछने की जो तरीका था उसमें भी चेंज था। लेकिन क्वेश्चंस आए कहाँ से है, किस तरह से क्वेश्चंस आए हैं, कौन से मैटर से क्वेश्चन आए, तो वो हम प्रूफ के साथ आज ये वीडियो लेकर आए हैं, ये क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से हमारे नोट से जो पेज है उस पेज से आया है, एज इट इज लिया है, जो क्लास में हमने समझाया है वहां से ये क्वेश्चंस आए हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये विद प्रूफ है। 5 वीडियो हम लेंगे, यूनिट 1 और यूनिट 2 यानी भू आकृति विज्ञान और जलवायु विज्ञान का अभी ले रहे हैं। फिर उसके बाद में आपकी 3 और 4 यूनिट समुद्र विज्ञान और पर्यावरण, फिर 5 और 6, 7 और 8 और 9 और 10। इस तरह से 5 क्लासेस में हम सभी क्वेश्चंस एज इट इज जो हमारे नोट्स है वहां से क्वेश्चंस आए हैं, तो उसके साथ विद प्रूफ हम यहाँ पर विश्लेषण करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या आंसर रहना चाहिए और क्या मिल रहा है एंटीनी के आंसर दिया है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आया है, स्लेट तथा शिस्ट के मध्य रूपांतरण की कोटि को प्रदर्शित करता है, तो कौन इस कोटि को दर्शाता है। तो दोस्तों, फाइलाइट हुआ, नीस हुआ, शिस्ट संगमरमर हुआ और क्वार्जाइट। तो इसमें सही आंसर कौन सा आपका, फाइलाइट। ठीक है, इन दोनों के बीच मध्य रूपांतरण की कोटि को कौन दर्शाता है। तो यहाँ पे देखो, जब हम क्लास लेते हैं तो ये हमारे नोट्स है। ये जो भी बच्चे ऑनलाइन कोर्स लेते हैं उन्हें हार्ड कॉपी के रूप में हम ये नोट्स है वो प्रोवाइड करवाते हैं, उनके घर पे कोरियर होता है। इस तरह से आपका ये जो नोट्स है वो दिए जाते हैं। पूरे 18 के 18 बुकलेट रहते हैं इसमें। ठीक है, इस तरह से नोट्स आपके रहते हैं, जैसे भू आकृति विज्ञान वाला बुकलेट है। ठीक है, तो ये पूरे नोट्स आपके प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसमें आप यहाँ पे आ जाए स्लेट पर, है ना। तो ये स्लेट हुआ, कायांतरित चट्टान है। फाइलाइट आता है और फिर बाद में कौन आता है, सिस्ट आता है। तो यहाँ से जब हम क्लास भी लेते हैं तो इस चीज को मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये रहा। फिर आते हैं, एंडीज पर्वत के अभिसरण क्षेत्र में स्थित है। हालांकि ये पैसेज से था, पैसेज से लिया गया क्वेश्चन है ना, फिजिकल ज्योग्राफी में। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, यूरेशियन, फिलिपियन, अमेरिकन और स्कॉशियन प्लेट, और प्रशांत और कॉकस प्लेट, नजका प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट। तो ये क्वेश्चंस है वो हमने अच्छे से देखा है कि एंडीज प्लेट वाला कहां पर स्थित है। ठीक है, तो एंडीज वाला कहां पर आ जाता है, आप देखो दक्षिण अमेरिका है, तो एंडीज यहां पे आ गया ना, ये रहा एंडीज पर्वतमाला। तो नजका आ जाएगा और प्रशांत प्लेट आपकी आ जाएगी। तो इसमें सही आंसर कौन सा आ जाएगा, नजका और दक्षिण अमेरिकी प्लेट अभिसरण प्रशांत एंडीज पर्वतमाला है वो कहां पर स्थित है। तो ये डायग्राम है और इस डायग्राम को अपन अच्छे से देखते हैं। फिर उसके बाद में आ जाता है, अपसारी प्लेट सीमा पर स्थित है। अपसारी प्लेट सीमा पर कौन सा स्थित है, देखो ये पूरा अपसारी बाउंड्री के बारे में अच्छे से बता रखा है, जहां पे प्लेटें क्या होती है, एक दूसरे से दूर जाती है। और जब दूर जाती है तो अपन पढ़ते हैं कौन सा, एस आकार वाला प्रशांत महासागर वाला, जहां से वो सॉरी अटलांटिक महासागर, जहां से एक दूसरे से दूर हो रहा है। और हम उसकी बात करते हैं तो मेरियाना भी नहीं होगा, यूराल भी नहीं होगा, मिल रहा है वहां पे, एंडीज भी नहीं होगा। तो दूर कहां पे जा रहा है, आइसलैंड से प्रारंभ होता है ना अटलांटिक वाला जो गर्त है वो, तो वहीं पे आपका ये आता है। तो आइसलैंड वाला सही आंसर हो जाएगा। पूरा डिटेल से ये चीजें समझाई गई है, जैसे लाल सागर वाला भी समझाया गया था, पूरा अच्छे से समझाया गया था। फिर आता है, बाह्य क्रोड आंतरिक कोण से तरंगों के वेग में अंतर के आधार पर विलग होता है। किस आधार पर, बाह्य क्रोड और आंतरिक कोण। पूरी पृथ्वी की संरचना को नहीं बांट रहे, पूरी पृथ्वी की संरचना को बांटते हैं तो भूकंपीय तरंगों के वेग में अंतर के आधार पर बांटते हैं, उसमें पी और एस दोनों ही शामिल होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चंस में पूछा गया है वो किस आधार पे पूछा गया है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड, सिर्फ इन दोनों को पूछा गया है जो अंदर में है। अब हम अगर देखें तो बाह्य क्रोड क्या होता है और आंतरिक क्रोड अंदर होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं, है ना, और बाह्य क्रोड द्रव अवस्था में होता है, और वहां पे एस तरंग है वो लुप्त
हो जाती है, छाया क्षेत्र उसका बड़ा हो जाता है। तो वहां तक पहुंचती है कौन सी तरंगे, पी तरंगे वहां पर पहुंचती है। तो उनमें विभाजन भी वेग में अंतर के आधार पर कौन सी तरंग के आधार पर होगा, पी तरंग के आधार पर होगा। तो नोट्स में देखो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ऊपरी कोर में एस तरंगे विलुप्त हो जाती है, जिसका मूल कारण क्या है, तरल अवस्था में। पी तरंगे भी यहां पर नहीं पहुंचती है वृष्टि छाया क्षेत्र में, लेकिन पी तरंगे पहुंचती है ना। और भूकंपीय छाया क्षेत्र ये सारा बता दिया। पी बाह्य में पहुंचती है, लेकिन कितने में, 103 से 143 के बीच में नहीं पहुंचती। लेकिन ये आपका एस तरंगे तो इस क्षेत्र में पूरी तरह से आपको विलुप्त देखने को मिलती है। फिर अगर आंतरिक कोर में देखें तो आंतरिक कोर में पी के वेग में पुनः वृद्धि हो जाती है। तो इन दोनों को हम अच्छे से डिटेल में हमने क्लास में भी समझाया था कि बाह्य कोर और आंतरिक कोर में कौन सी तरंगों में वेग में परिवर्तन होता है, पी तरंगों के वेग में परिवर्तन होता है। फिर एक हिमानी जलोढ़ स्थलाकृति नहीं है, हिमानी और जलोढ़ स्थलाकृति नहीं है। तो ये चार स्थलाकृतियां और एक क्रम भी सहमिया है, ड्रमलिन, एसर, केम और केटिल झील। तो ये सही आंसर कौन सा होगा, ड्रमलिन। अब ये कहां पर है देखो, इस तरह से पूरा ड्रमलिन छोटे टीलों के रूप में गोलाश मृत्तिका द्वारा होता है, उल्टे आकार बाल्टी नुमा टोकरी नुमा अंडों की टोकरी नुमा दिखाई देता है, एक बास्केट टोपोग्राफी दिखाई देता है। ड्रमलिन का निर्माण हिमनद दरारों में भारी चट्टानी मलबों के बढ़ने से होता है। तो ये निक्षेपण वाली स्थलाकृतियां हैं। अब नीचे देखो, देखिए एस्कर है, हिमनद के पिघलने से जल धाराओं, तो हिमनद और जल दोनों आ गया। केम में हिमनद के मुख पर पिघलने से उसके साथ प्रवाहित हो टिल्का पर्वतीय रूप में हो जाता है। केम घाटियों पार्श्व में एक दूसरे चबूतरे का निर्माण करते हैं। और केटिल में क्या हो जाता है, हिमानी गिरिपदीय मैदान अथवा महाद्वीपीय हिमाद्रियों के दूर निक्षेपों द्वारा जलोढ़ मैदानों का निर्माण होता है। जलोढ़ आ गया ना। तो ये तीनों तो किस में आ जाते हैं, आपकी हिमनद और जलीय स्थलाकृति में। लेकिन ये कौन सा है, सिर्फ आपका हिमनद वाले में आएगा। तो यहां पे आपको कौन सा आ जाएगा, ड्रमलिन आंसर आ जाएगा। फिर आ जाता है सैन एंड्रियास भ्रंश उदाहरण है। तो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन और इतनी बार आ चुका नेट में, पूछो मत। तो कौन सा आ जाएगा, ट्रांसफॉर्म सीमा इसका उदाहरण आ जाएगी। तो सैन एंड्रियास भ्रंश है ना, रूपांतरित भ्रंश ट्रांसफॉर्म भ्रंश का विकास होता है कौन सा, यूएसए में सैन एंड्रियास, ऐसे की ऐसे ये दिया गया है। फिर आ जाते हैं आपके ये पैमाने और उपयोग। तो ये भी अलग अलग जगहों पे जहां जहां पे ये आए थे वहां वहां हमने इनके बारे में बता रखा है। वेंटवर्थ है अवसाद आकार को, सिम्सर ये वाला आपका हेरिकेन को, फुजी का है वो टोर्नेडो को, और रिएक्टर स्केल है वो भूकंप को मापता है। तो इस तरह से आपका इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, ए में 2, बी में 4, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। फिर उसके बाद में आ जाता है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पे आता है, कौन सी पर्वतीयकरण से संबंधित है। 4 पर्वतीयकरण समझाए थे अच्छे से डिटेल में, और उनके नाम, एग्जाम्पल, कब हुए, क्या विशेषताएं थी, ये भी पूरी अच्छे से क्लास ली हुई थी। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, हर्सिनियन काल आ जाएगा। तो ये देखो हर्सिनियन में पूरा समझाया था, परमो कार्बियन, परमियन है ना, ब्लैक फॉरेस्ट हो गया, वासजेस हो गया, साल्ट हो गया, अल्टाई हो गया, त्यान शान हो गया, ये सारे पर्वतों के नाम हमने अच्छे से बताए थे क्लास जब ले रहे थे। फिर आ जाते हैं, अब हम आपको थोड़ा सा कोर्स के बारे में बता देते हैं। जो भी बच्चे नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जेआरएफ लेना चाहते हैं और अपने आगे की रिसर्चर जर्नी को प्रारंभ करना चाहते हैं, उनके लिए हम लेके आए रिसर्चर बैच। इस रिसर्चर बैच में आपको ज्योग्राफी की सभी क्लासेस मिलेगी, जो कि लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्मेट में रहेगी, ठीक है। उसके अलावा ज्योग्राफी की कंप्लीट क्लास रहेगी, साथ ही साथ पेपर 1 की क्लासेस भी यहाँ पर आपके अवेलेबल रहेगी। ज्योग्राफी और पेपर 1 दोनों की क्लासेस मिलेगी। वैलिडिटी इसकी आपके रहेगी 1 ईयर, 1 ईयर का इसका वैलिडिटी आपका रहेगा। इसमें आपको नोट्स मिलेंगे, जो मैंने आपको बताया कोरियर करवाए जाएंगे आपको इस तरह से, है ना। और ये नोट्स आपके कंप्लीट नोट्स आपके इसमें रहेंगे ज्योग्राफी के। तो ये टोटल आपके 17 बुकलेट रहेगी ज्योग्राफी की, सभी यूनिट्स की अलग अलग, है ना।
और इन 17 बुकलेट के साथ साथ आपकी एक बुकलेट अलग से रहेगी, जो कौन सी है, PYQ वाली बुक है। कौन सी वाली बुक आएगी, PYQ सॉल्यूशन, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को समझा रखा है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऐसे नहीं समझा रखा कि आपके सीधा क्वेश्चन जैसे 2004 वाले आ गए फिर 5 के, नहीं। अगर आप क्या पढ़ रहे हो, ज्वालामुखी पढ़ रहे हो, तो ज्वालामुखी के 2004 से 23 तक के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे एक ही जगह पर रहेंगे। ठीक है, तो इससे क्या फायदा रहेगा, इससे फायदा ये रहेगा कि जब मैं क्लास ले रहा हूँ ज्वालामुखी की, तो आपके पास नोट्स है, वो आपके नोट्स विद इन जैसे आप कोर्स लेते हैं 5 से 7 दिनों में आपके घर तक डिलीवर हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू योर एड्रेस, है ना। और जैसे ही आप क्लास ले रहे हूं मैं यहाँ पर, वैसे भी आपके सामने नोट्स खुले हुए हैं, वैसे ही आप क्लास लो। कोई इंपॉर्टेंट चीजें जो नोट्स से अलग है, जो क्लास में बताता हूँ, उन्हें आप वहां पे नोट कर लें। साथ ही साथ जैसे ही टॉपिक पूरा हो पढ़ो, और PYQ वाली बुक से क्वेश्चंस भी निकालो, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि नेट में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके अलावा अदर जो प्रैक्टिस चीजें हैं, जैसे हमारी टेस्ट सीरीज जो चल रही है, वो 2 और चीजें हैं, वो आप अटेम्प्ट करते रहो। ठीक है, तो इसमें बुकलेट मिलेगी, PYQ रहेगा, उसके अलावा साथ साथ आपके टेस्ट सीरीज भी इसमें अवेलेबल रहती है। तो ये सारी चीजें आपके इसी में आ जाती है, रिसर्चर बैच में। ठीक है, और इसकी प्राइस कितनी है, अभी इस पे 40% ऑफ है, मात्र 6,000 रुपए में ये अवेलेबल है रिसर्चर बैच, जिसे आप 2 इंस्टॉलमेंट में भी जमा करवा सकते हैं। 2 इंस्टॉलमेंट आपका रहेगा, पहला इंस्टॉलमेंट 3500 का और दूसरा इंस्टॉलमेंट आपका रहेगा 2500 का। तो मिनिमम कॉस्ट है जिसमें आपको सब कुछ अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो ये आपका रिसर्चर बैच है। उसी तरह से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो वैकेंसी आने वाली है आरपीएससी में स्कूल व्याख्याता की, उसके लिए 22 जनवरी से आपका बैच है वो स्टार्ट है। ज्योग्राफी का न्यू बैच है, जिसमें लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस आपके रहेंगी, और इसमें मानव भूगोल के सिद्धांतों से ये टॉपिक है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसमें भी आपकी नोट्स मिलेंगी हार्ड कॉपी, जैसा मैंने नेट में बताया, पर इसमें जो बुकलेट है वो 10 बुकलेट आपको मिलेगी, क्योंकि इस आरपीएससी के सिलेबस के अनुसार हमने इसमें टोटल कितनी बुकलेट बनाई है, 10 बुकलेट बनाई है। साथ ही साथ इसमें रिवीजन पीडीएफ जो शॉर्ट नोट्स के रूप में पीडीएफ है, वो भी आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। इसमें जो वैलिडिटी है आपका 1 ईयर या फिर टिल एग्जाम, जब तक आपकी एग्जाम नहीं होती, अगर 1 ईयर से आगे भी जाती है तो आपकी वैलिडिटी बढ़ा दी जाएगी। और इसकी फीस अभी तक मात्र, जब तक 22 जनवरी तक बैच स्टार्ट नहीं होता उससे पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हो, तो मात्र 3050 रुपए रहने वाली है। तो इसमें सब कुछ आ जाता है आपके लिए, और इसमें टेस्ट सीरीज वगैरह सारे अवेलेबल है। और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे नंबर 7339998354 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की जो टेस्ट सीरीज है 25 टेस्ट, जिसमें 18 यूनिट वाइज और 7 फुल टेस्ट है, वो प्रिपेयर किए जा रहे हैं। 25 जनवरी से स्टार्ट है, मात्र 999 रुपए में है, जिसकी आप डिटेल है वो टेलीग्राम और हमारे ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अगर कोई बच्चा जो ये चाहता है कि सर हमें कोर्स भी लेना, नोट्स भी ले लेना, सिर्फ हमें प्रैक्टिस करनी है, PYQ की अच्छी बुक है आपकी, तो वो हमें परचेज करनी है, तो वो PYQ वाली बुक भी आप ले सकते हैं, जो कि मात्र 400 रुपए में अवेलेबल है। आप ऐप से या फिर मेरे नंबर पर सीधा मुझे संपर्क कर कर ले सकते हैं। नोट्स हो, PYQ बुक हो, क्लासेस हो, किसी के भी डेमो क्लासेस या चाहिए तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। निम्नलिखित वायुमंडल के रासायनिक मंडलों में से कौन सा पृथ्वी के धरातल से सबसे बाह्य मंडल में स्थित है, सबसे बाहर कौन सा है? तो देखो सीधा सीधा हमने लेयर वाइज और उसमें क्या बता रखा है, ऊंचाई वाइज भी बता रखी है। तो सबसे पास में नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर हीलियम, और सबसे लास्ट में कौन सा आ जाता है, हाइड्रोजन। 3500 किलोमीटर से भी बाहर की ओर आपको ये देखने को मिलता है। तो कौन सा आ जाएगा इसमें, हाइड्रोजन पर। ठीक है, फिर ये सूर्य ताप से संबंधित है ना। तो इसमें देखो पूरा अच्छे से डिटेल से ये समझाया गया था, क्लास में भी समझाया गया था, नोट्स भी बनवाए गए थे, और आपकी नोट्स में भी अच्छे से था। ये टेबल तो है ही है, अगर आप नोट्स देखोगे तो उसमें डिटेल से भी आपको सारी चीजें इसके बारे में बताई गई थी कि किस तरह से सारी चीजें कार्य करती है। ठीक है, तो जैसे किसी वस्तु द्वारा अपने
पर पड़ने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों को अपने में समावेशित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को अवशोषण कहा जाता है। एब्जॉर्ब, समावेश कर लिया तो सही है स्टेटमेंट। विकिरण किसी वस्तु द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों का वस्तु या तरंग में परिवर्तन किए बिना प्रतिकर्षण की क्षमता है, तो ये तो नहीं है। हवा में गैस अणुओं के प्रकाश तरंगों को विक्षेपित और पुनर्निर्देशित कर सकता है, तो उसे संवहन में तो ऊर्ध्वाधर होगा, है ना, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वमुखी, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऊष्मा ऊर्जा का एक अणु से दूसरे अणु में उनकी स्थिति में परिवर्तन किए बिना जाना क्या कहलाता है? चालन। तो एक से दूसरे में चला गया, इस सिरे से दूसरे सिरे में या टच होने के बाद वो चले जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? चालन। तो ये भी सही है, पहला और डी। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। फिर आता है अवरोही पवन, है ना। अवरोही पवन की उत्पत्ति ठंडे ऊंचे क्षेत्रों में होती है। ये गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में कम ऊंचाई की ओर बहती है और उन्हें गुरुत्व प्रवाह हवाएं भी कहते हैं। तो ये अच्छे से डिटेल से समझाया था कि जब ये अवरोही पवनें होती है, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? पर्वतीय पवन या वो सॉरी केटाबेटिक पवन के रूप में जानते हैं। तो ये अवरोही या केटाबेटिक पवनों के रूप में हम इन्हें जानते हैं, ठीक है। तो ये अवरोही पवन कहाँ पे चलती है, कैसे चलती है? जब रात्रि के समय पर्वतीय ढाल ठंडे हो जाते हैं, ठंडे होकर हवाएं भारी हो जाएगी, भारी होकर गुरुत्वाकर्षण के सहारे नीचे की ओर उतरती है। तो ये पूरी प्रोसेस अच्छे से डायग्राम के साथ हमने बताई थी, समझे थे, तो ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन पंपेरो हिबुबु ये कौन सी पवने? स्थानीय पवने हैं, अवरोही पवने नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये स्टेटमेंट आपको गलत हो जाएगा और ये स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट सही है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। फिर आप आते हैं नेक्स्ट पे, इनको मिलाने, पूरी अच्छे से डिटेल से, पूरा अच्छे से आपको इसमें समझाया हुआ। हालांकि ये और भी थे, है ना, 3 ही नहीं है, और भी थे जो हमने स्लाइड में इतने आ रहे थे, तो मैंने ऐसा लगा कि कंजेस्टेड ना कर इसे इतना ही रहने दे, ठीक है। तो ये देखो पूरा डिटेल में हमने समझाया था, अच्छे से समझा था। तो ठंडा आर्द्र तुलनात्मक अस्थिर, गर्म आर्द्र परिवर्तनशील, ठंडा शुष्क बहुत स्थिर, गर्म अधिक शुष्क अस्थिर। तो इसमें कौन सी पवन संकेत बता रखा है? वायु राशियों में, वाताग्र से पहले हम वायु राशियां पढ़ते हैं, तो इसमें कौन सा आंसर है वो सही रहेगा? तो देखो करते हैं, जैसे ठंडा आर्द्र में कौन सा आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद में गर्म में सीपी, ठंडा शुष्क, और इसमें स्थिर में एम टी आ जाएगा, और गर्म अधिक शुष्क में ये आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? लास्ट में सी आंसर आपका रहेगा, 3 नंबर, ठीक है। तो ये वायु राशि वाले टॉपिक में आपके अच्छे से बताया गया है। प्रति इकाई वायुभार में जलवाष्प का भार होता है, तो उसे आर्द्रता को हम किस नाम से जानते हैं? आर्द्रता की सापेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता। तो सापेक्ष आर्द्रता बढ़ती है, कम होती है ना। तो उसके तो न्यूमेरिकल तक भी हम सॉल्व अच्छे से करते हैं क्लास में, है ना। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा? विशिष्ट आर्द्रता, ये हमने बताया हुआ। देखो, निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता, प्रति इकाई भार में मौजूद जलवाष्प के भार को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं, ठीक है। तो यही है विशिष्ट आर्द्र, प्रति इकाई वायुभार में जलवाष्प का भार, तो ये क्या कहलाएगी? विशिष्ट आर्द्रता कहलाती है। और प्रति इकाई आयतन में मौजूद जलवाष्प की वर्तमान मात्रा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? निरपेक्ष आर्द्रता, वास्तविक आर्द्रता, और किसी तापमान में उपस्थित जलवाष्प का उसी तापमान पर वायु में जलवाष्प धारण करने की क्षमता का जो अनुपात है वो आपका सापेक्षिक आर्द्रता कहलाती है। और इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी होते हैं, वो भी पूछे जाते हैं बहुत बार एग्जाम में, ठीक है। तो उनकी भी प्रैक्टिस हम अच्छे से करते हैं जब हम क्लासेस वगैरह लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा भूमंडलीय तापन ग्लोबल वार्मिंग का सही साक्ष्य नहीं है? तो देखो, ग्लोबल वार्मिंग हमने अच्छे से पढ़ा था, और ऐसा है नहीं कि एज इट इज लाइन जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो हमारे नोट्स में या मिल जाए, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो ग्लोबल वार्मिंग का साक्ष्य नहीं है। तो यहाँ पे देखो, अंटार्कटिका के कुछ ढालों से घास विलुप्त हो गया। अंटार्कटिका पे घास पाई भी जाती है क्या जो विलुप्त होगी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से? तो इसमें साक्ष्य नहीं है, तो यही तो आएगा।
ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तो हम ये बोलें कि अंटार्कटिका की बर्फ पिघलेगी, तो आप पास आने की संभावना है, ये भी हम बोले तो फिर भी ये माने, लेकिन विलुप्त थोड़ी हो जाएगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? दो। निम्नलिखित चक्रवातों के युद्ध में कौन सा घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमता है? तो घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में कौन से घूमते हैं? जो उत्तरी गोलार्ध में होते हैं और दक्षिणी गोलार्ध वाले घड़ी की सुई की दिशा में, हाँ, घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं। ठीक है, तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा? देखो, विली विली, ये यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया में है ना, वहां पे इसको अपन किस नाम से जानते हैं? विली विली के नाम से जानते हैं। हरिकेन, हरिकेन, टार्नेडो, साइक्लोन, टाइफून, ये सारे उधर है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में हो गए। तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? टाइफून और बायग्यो। विली विलीज आपका हट जाएगा दोनों में, ए दो तीन सब में आ रहा है, तो ये आपका टाइफून और बायग्योस हो जाएगा इसमें आंसर। फिर आपके आता है नेशनल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड्स गोल्फ। तो गोल्फ की जो घटना है उसके बारे में क्वेश्चन आने लगे, और आप क्लाइमेट का सबसे लास्ट वाला टॉपिक आपका यही है। ठीक है, तो ये कहाँ पे होता है? जहां पे ग्लेशियर क्षेत्र होता है वहां पे लेक बन जाती है, लेक की विस्फोटन से बहुत सारी बाढ़ वगैरह यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो हिमालय के जो क्षेत्र हैं वहां पे आपके बहुत सारे ग्लेशियर मिलते हैं, और ये घटना निरंतर आपके बढ़ती जा रही है, आपदा के रूप में ली जाती है। तो देखो, ये पहला, और डिपिंग ऑफ द फॉर्मर ग्लेशियर बेड्स आर uncovered during the course of glacier retreat which allows melt water to correct as glacier lake। सही है। अबाउट, ये देखो, इससे ऊपर अपने को डाउट है ना, क्योंकि ये डाटा ऐसा है जो अपन बता नहीं सकते सही है या गलत है। ये भी सही है, पॉपुलेशन ऑफ माउंटेन्स ऑफ एशियाज आर द मोस्ट एक्सपोज्ड टू गोल्फ इन द वर्ल्ड। सही बात है, सबसे ज्यादा चोटियां भी ऊंची, 94 चोटियां जिसमें से ऊंची विश्व की, उनमें से 92 तो एशिया में है ना। तो विश्व की ये ऊंची ऊंची चोटियां जो है वो, उसमें फिर ग्लेशियर भी बने हुए हैं, ग्लेशियर है तो यही पॉपुलेशन सबसे ज्यादा प्रभावित भी रहेगी, यही पॉपुलेशन सबसे ज्यादा प्रभावित रहेगी। और फिर उसमें है गोल्फ मिटिगेशन इज द अंडर यूएनएसजी 10। तो यूएनएसजी 10 में यह नहीं आएगा, यूएनएसजी एसडीजी 10 है ना। इसमें आपका है इक्वलिटी वाला जो पॉइंट है वो इसमें दिया हुआ है। तो ये देखो, ये हमने एनवायरनमेंट पढ़ा था, तो 16 के 16 लक्ष्य है, वो 17 के 17 लक्ष्य हमने देखे थे। और 10 में देखो, रिड्यूस इनइक्वलिटी विद इन द अमंग कंट्रीज, ये यहाँ पे दिया हुआ है, देशों के मध्य इनइक्वलिटी को कम करना। तो इसमें सही आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा आपका? 4। ये डाटा है वो रहने देते हैं, लेकिन ये तो हमें अच्छे से पता, 10 से 10 पन्ने अच्छे से याद कर, तो इस कारण आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? 16 में आपका 4 आंसर हो जाएगा। तो ये टोटल अपने 16 क्वेश्चंस थे। आई होप आप सबको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। और देखो, आप 16 के 16 में क्वेश्चंस जो है हमारे नोट्स में से रहे हैं। हालांकि पेपर सभी बच्चे बता रहे हैं कि टफ आया है, और हम भी मानते हैं कि पेपर पूछने का जो तरीका है वो पिछली बार या हर बार से अलग है, तो इसलिए टफ लगना भी है। लेकिन जो मैटर है वो मैटर आपको वही मिलेगा, ऑथेंटिक मैटर मिलेगा, जिसी से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तरीका अलग हो सकता है, तो अगर आप क्लास लेते हैं, समझते हैं अच्छे से, तो चीजों को आप आसानी से कर सकते हैं। और यूजीसी नेट एग्जाम ऐसी एग्जाम होती जा रही है धीरे धीरे कि वो आप एक बार की तैयारी या 6 महीने की तैयारी या 3 महीने की तैयारी में क्रैक करना थोड़ा सा आपके मुश्किल रहता है। इसको एक लंबा समय की आवश्यकता आपकी रहती है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे, अच्छे से आप प्रिपेयर करें। और हम कल फिर से मिलेंगे, जिसमें हम प्रयास करेंगे कि हम बाकी के दो यूनिट तो करवाना ही करवाना है, 4 यूनिट हम इसमें ले लें, यानी 6 यूनिट तक के जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें शामिल कर लें। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा।